हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो टॉपिक है आपके समक्ष वो है फंडामेंटल राइट। इस फंडामेंटल राइट में सबसे पहले तो हम लोग पढ़ रहे हैं वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं इसको। तो जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं तो उस फंडामेंटल राइट में हम लोग चैप्टर्स को देखते हैं, पॉइंट्स को देखते हैं कि क्या क्या हम पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। जैसे हम देख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट में सबसे पहले जानेंगे परिचय। फंडामेंटल राइट्स है क्या, फंडामेंटल राइट्स आप क्या समझते हैं। ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार से संबंधित विद्वानों का कथन। फंडामेंटल राइट के बारे में किस विद्वान ने क्या क्या कहा। फिर समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट में कि मौलिक अधिकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है। फिर समझेंगे मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है। फिर आगे उसके बाद समझेंगे कि मौलिक अधिकार का महत्व क्या है, मौलिक अधिकार की विशेषताएं क्या है, मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ तथ्य है उनको पढ़ेंगे। फिर भारतीय नागरिकों को प्राप्त कुछ मौलिक अधिकार है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। आरक्षण के बारे में देखेंगे, आर्टिकल 21 के दायरे को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग राइट टू प्राइवेसी देखेंगे, हिट स्पीच देखेंगे। ठीक है ना। और भी कई सारे महत्वपूर्ण पहलुओं को देखेंगे। ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 32 के संबंध में। तो हम लोग जब भी फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट में इतने सारे तथ्यों को देखकर चलना होगा ताकि एक मेंस के पर्सपेक्टिव से आप बेहतर ढंग से पढ़ सकें। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, परिचय। क्या पढ़ेंगे, परिचय। ठीक है। अब देखिए परिचय में क्या है, सबसे पहले परिचय में क्या पढ़ना है आपको कि फंडामेंटल राइट है क्या, ये जानना है। ठीक है। तो देखिए आपके समक्ष कंटेंट है, इसी कंटेंट को आपको पढ़ना है, समझना है। ठीक है। देखिए बोला क्या है कि फंडामेंटल राइट का अर्थ क्या है कि मौलिक अधिकारों का वह समुच्चय जो किसी देश के नागरिकों को उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रदान किए जाते हैं। देखिए मौलिक अधिकार वह समुच्चय है जो किसी भी देश के नागरिकों को सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वांगीण विकास का मतलब उसका सामाजिक विकास हो, उसका भौतिक विकास हो, उसका राजनीतिक विकास हो। ठीक है। इसलिए उसको प्रदान किए। ठीक है ना। इससे क्या होता है कि व्यक्ति का, इस फंडामेंटल राइट से व्यक्ति का भौतिक और नैतिक विकास दोनों होता है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे होते हैं अगला जो पॉइंट है कि मौलिक अधिकार नागरिकों के विकास के लिए मूल होते हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, मौलिक अधिकार कहा जाता है। देखिए मौलिक अधिकार जो होता है प्रत्येक नागरिकों के विकास के लिए मौलिक होता है, मूल होता है। मूल का मतलब विशेष होता है। ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मौलिक अधिकार कहा जाता है। ठीक है ना। प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए क्या फंडामेंटल है, यहाँ पे प्रत्येक नागरिक के लिए क्या है, फंडामेंटल। ठीक है। फिर इसमें देखेंगे आगे कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो ये मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, भाग 3 में है। और किस अनुच्छेद में है, 12 से 35 के बीच में है। ठीक है। और ये अधिकार जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता को, समानता को, व्यक्ति की गरिमा की आधारशिला को निर्मित करता है। देखिए अब देखेंगे कि जब आर्टिकल 14 से 18 समानता के अधिकार की बात करता है। ठीक है। आर्टिकल 19 से 22 स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। आप 23 व 24 को देखेंगे तो ये क्या कहता है कि शोषण नहीं करना है। ठीक है। 25 से 28 आप देखेंगे तो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। 29 और 30 को देखेंगे तो ये शिक्षा और संस्कृति के लिए है, ये अधिकार की बात करता है। ठीक है। आप 32 को देखेंगे तो संवैधानिक उपचारों के लिए है। ठीक है। को निर्मित करता है और राज्य के मनमाने कार्यों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए ये जो है ना फंडामेंटल राइट बेसिकली क्या है कि ये नागरिकों को प्राप्त है। नागरिकों को क्यों प्राप्त है, क्योंकि यह क्या करता है कि प्रत्येक नागरिक के
ठीक है। अधिकारों को अगर कोई व्यक्ति यदि कोई राज्य क्या करेगा कि नागरिकों के मूल अधिकार को छीनने का प्रयास करता है या उसको हनन करने का प्रयास करता है, तो क्या करेगा? यह राज्य के मनमाने मतलब राज्य मनमाने तरीके से क्या करेगा? नागरिकों के अधिकारों को छीनने का प्रयास करेगा, तो फिर क्या होगा? फंडामेंटल राइट के तहत मतलब मूल अधिकार के तहत उसकी रक्षा होगी। जैसे कैसे? आप आर्टिकल 32 को देख सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सीधे व्यक्ति कहाँ जा सकता है, कहाँ अपील कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। मतलब यदि किसी नागरिक के फंडामेंटल राइट का हनन होता है, उल्लंघन होता है, तो वह व्यक्ति कहाँ जा सकता है? सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है और वहां से सुप्रीम कोर्ट नागरिक के फंडामेंटल राइट का क्या करता है? संरक्षण करता है। तो ये है परिचय। ठीक है, इस परिचय को आप समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको इसको पीडीएफ के रूप में भेज दूंगा। ठीक है ना? आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मौलिक अधिकारों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण कथन है और वो क्या क्या कथन है। तो देखिए यहाँ पे जो गजेंद्र गडकरी है, इन्होंने क्या कहा था मौलिक अधिकार के बारे में? तो इन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान द्वारा लाई गई लोकतांत्रिक पद्धति की ठोस नींव मौलिक अधिकार है। देखिए, लोकतांत्रिक पद्धति का मतलब क्या है? लोकतांत्रिक पद्धति का मतलब ये है कि जनता का शासन। ठीक है, नागरिकों का शासन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा जब फंडामेंटल राइट किसके लिए है? नागरिकों को प्राप्त अधिकार है। फंडामेंटल राइट किसको प्राप्त अधिकार है? नागरिकों को प्राप्त अधिकार। किसके विरुद्ध है? राज्य के विरुद्ध है। ठीक है ना? तो इन्होंने कहा कि जो लोकतांत्रिक पद्धति की जो ठोस नींव है वो मौलिक अधिकार है, क्योंकि मौलिक अधिकार के माध्यम से ही प्रत्येक व्यक्ति को वो समानता, स्वतंत्रता, ठीक है, शोषण के विरुद्ध आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, ये सारे के सारे अधिकार प्राप्त है। ठीक है। दूसरा कहा है न्यायमूर्ति श्री के सुब्बा राव ने कि मौलिक अधिकार प्राकृतिक अधिकारों का दूसरा नाम है। देखिए, मौलिक अधिकार नेचुरल अधिकार का दूसरा नाम है। देखिए, आप देखेंगे जैसे आर्टिकल 21 को हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो आर्टिकल 21 के तहत कई सारे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आए, कई सारे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और इसके तहत आर्टिकल 21 को बहुत व्यापक बनाया है। ठीक है ना? और उसमें देखिए कई सारे जैसे स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, भोजन का अधिकार है, काम करने का अधिकार है, इच्छा मृत्यु का अधिकार है। ठीक है ना? निद्रा का अधिकार है। ठीक है। आगे देखेंगे उसमें समलैंगिकता को बढ़ावा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है ना? आगे देखेंगे तो ये जीवन साथी चुनने का अधिकार है। ठीक है ना? कई सारे आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने क्या किया? आर्टिकल 21 को व्यापक विस्तार करने का प्रयास किया और वो सारे के सारे आपको नेचुरल राइट्स के रूप में आपको प्राप्त है। ठीक है ना? तो जैसे आप क्लियर है? तो ये है आपका कुछ विद्वानों का कथन। अब आगे जो हम लोग देखेंगे वो क्या है कि मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है। ठीक है ना? मौलिक अधिकार ये हर एक अधिकार का, हर एक व्यक्ति का, हर एक संस्था का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। ठीक है ना? ठीक उसी प्रकार मौलिक अधिकार का भी उद्देश्य है। तो मौलिक अधिकार का क्या उद्देश्य है इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मौलिक अधिकार का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। देखिए, मौलिक अधिकार का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना। यह लोकतांत्रिक समाज के लिए विशेष रूप से आवश्यक है। देखिए, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना मतलब क्या? आप देख सकते हैं कि ये सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ये संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ये चुनाव में भाग लेने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है ना? ये अपने विचार और अभिव्यक्ति को क्या है? अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
तो देखिए फंडामेंटल राइट का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापना करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, उसको बढ़ावा देना। ठीक है, क्योंकि यह लोकतांत्रिक समाज के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर लोकतांत्रिक हम कब हो सकते हैं, ठीक है ना, लोकतांत्रिक समाज कब हो सकता है? जब नागरिकों को क्या मिले? अधिकार मिले। जब नागरिकों को राजनीतिक अधिकार मिले, तभी हम कह सकते हैं कि भाई हमारे देश में क्या है, लोकतांत्रिक समाज का क्या है, या राजनीतिक लोकतंत्र हमको क्या है, मिला हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, संगठन का निर्माण करना, मतलब दल बनाना अपना, शांतिपूर्ण सम्मेलन करना, ठीक है, अपने विचार व अभिव्यक्ति को सामने रखना, ठीक है, ये सब क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करने का मुख्य पहलू है ये सब, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा इसका जो उद्देश्य है, मौलिक अधिकार का दूसरा जो उद्देश्य है वो कल्याण राज्य की स्थापना करना, अर्थात ये कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर एक निरोधक के रूप में कार्य करते हैं और नागरिकों का सर्वांगीण विकास करते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा उद्देश्य जो है बोलता है कल्याण राज्य की स्थापना। मतलब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, कार्यपालिका और विधायिका, समझिए इसको, कार्यपालिका और विधायिका, विधायिका कानून बनाने का काम करती है और जो कार्यपालिका है वो कानून लागू करने का काम करती है। तो आप समझिए कि जब विधायिका कोई कानून बनाएगी और कार्यपालिका उसको लागू करेगी, लेकिन वह कानून यदि क्या होगा, फंडामेंटल राइट के विरुद्ध होगा, मौलिक अधिकार के विरुद्ध होगा, या मौलिक अधिकार का हनन कर रहा होगा, नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन कर रहा होगा, तब क्या होगा, न्यायपालिका हस्तक्षेप, मतलब न्यायपालिका इसको क्या कर सकती है, उस कानून को रद्द कर सकती है, समाप्त कर सकती है। तो क्या होता है कि इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी हुआ कि यदि हमारे ऊपर विधायिका कोई कानून बनाता है, नागरिकों के लिए कोई कानून बनाता है और मनमाना कानून बनाने का प्रयास करता है, कार्यपालिका उस मनमाने कानून को लागू करने का प्रयास करती है, ठीक है ना, और वो हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, तो फिर वो क्या होगा, वो न्यायालय के द्वारा क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है ना, उस पर अंकुश लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो राइट्स मिला है हम लोगों को, ये कहीं ना कहीं नागरिकों के सर्वांगीण विकास में में क्या करती है, मुख्य भूमिका का कार्य करती है। तो देखिए इसमें दो उद्देश्य जो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना, तो क्या हम अगर इसको तीन उद्देश्य के रूप में देखें तो ये बताएंगे कि मौलिक अधिकार का जो पहला प्रमुख उद्देश्य है वो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। क्यों? ताकि लोकतांत्रिक समाज का निर्माण हो सके। दूसरा जो उद्देश्य है वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, मतलब कल्याण राज्य की स्थापना करना। क्यों? क्योंकि यह क्या करती है, मनमाने कानूनों पर एक निरोधक के रूप में कार्य करती है। तीसरा क्या है कि नागरिकों को सर्वांगीण विकास करना, मतलब चहुमुखी विकास करना, ठीक है ना, ये है क्या, फंडामेंटल राइट का मूल अधिकार का उद्देश्य है, ठीक है। अब आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, मौलिक अधिकारों का महत्व। अब मौलिक अधिकार का क्या महत्व है इसको समझिए, ठीक है। देखिए क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट कि मौलिक अधिकार समाज में व्यक्तियों के मध्य सौहार्दपूर्ण समान संबंधों को बढ़ावा देते हैं। देखिए जो मौलिक अधिकार है वो समाज में क्या करते हैं, सामंजस्य की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। इनका कानूनी और शैक्षिक मूल्य जो नागरिकों द्वारा कानून की रक्षा और सम्मान की पूर्ति करने में सहायता करता है, ठीक है।
यह जो है फंडामेंटल जो राइट है, यह कानूनी और शैक्षणिक मूल्य से नागरिकों द्वारा कानून की रक्षा करने का प्रयास करता है। ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया आपका। दूसरा क्या है, आगे देखेंगे कि फंडामेंटल राइट न केवल सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है, बल्कि साथ ही साथ अल्पसंख्यक समुदायों, जातियों, वर्गों और धार्मिक समूहों की संप्रदायों की सुरक्षा, धार्मिक समूह संप्रदायों की सुरक्षा और समाज से सभी प्रकार के भेदभाव की भावना को समाप्त करके समानता स्थापित करने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और साथ ही साथ यह नागरिकों को राज्य की निरंकुशता से क्या करता है, रक्षा भी करता है। देखिए इसका महत्व में जब हम लोग देखेंगे तो ये फंडामेंटल राइट जो है, यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता की ही गारंटी नहीं देता है, बल्कि यह अल्पसंख्यक समुदायों को, ठीक है ना, जो जातियां हैं, विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न वर्ग हैं, विभिन्न धार्मिक समुदाय हैं, विभिन्न संप्रदाय हैं, उन सबको सुरक्षा प्रदान करता है। और यह प्रयास करता है कि ये जो भेदभाव की भावना है उसको समाप्त करके समानता को किस प्रकार स्थापित किया जाए, न्याय को किस प्रकार दिलाया जाए, ठीक है ना, स्वतंत्रता को किस प्रकार दिलाया जाए सबको, ठीक है, ये इसकी बात करता है। साथ ही साथ ये जो इसका महत्वपूर्ण महत्व है वो क्या करता है कि नागरिकों के राज्य को की निरंकुशता से रक्षा करता है। कि राज्य यदि मनमाने रूप से नागरिकों के साथ अत्याचार करता है, शोषण करने का प्रयास करता है या कानून के द्वारा उसको दंडित करने का प्रयास करता है मनमाने तरीके से, यदि फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है व्यक्ति का, नागरिकों का, तो फिर हमको क्या करता है, न्यायपालिका हमारी रक्षा करता है। तो ये कहीं ना कहीं यह नागरिकों के राज्य की निरंकुशता से रक्षा करने का भी यह प्रयास करता है। कौन? फंडामेंटल राइट। ये कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग? मौलिक अधिकारों का महत्व को देख रहे थे, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कि मौलिक अधिकार की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर है मौलिक अधिकारों की क्या विशेषता है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है यहाँ पे कि मौलिक अधिकार संविधान का अभिन्न अंग है। क्या है? संविधान का अभिन्न अंग है, इसलिए इन्हें साधारण कानून द्वारा छीना नहीं जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मौलिक अधिकार। देखिए मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का आत्मा भी कहा गया है, ठीक है ना। खास करके आप देखेंगे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आत्मा कहा है, संविधान का आत्मा कहा है, ठीक है। तो जो मौलिक अधिकार है, आप देखेंगे कि भारतीय संविधान का, यदि मैग्ना कार्टा के बारे में आप देखेंगे, किसके बारे में? आप एक शब्द जानते हैं, मैग्ना कार्टा, ठीक है ना। मैग्ना कार्टा जो है वो क्या है, किसको कहा गया है भारतीय संविधान में? मौलिक अधिकार को कहा गया है। तो जो मौलिक अधिकार है वो मैग्ना कार्टा है, ठीक है। तो इसको साधारण कानून के द्वारा नहीं छीना जा सकता है, बल्कि इसे जब भी छीना जाएगा, किस बहुमत के द्वारा छीना जाएगा? याद रखेंगे, विशेष बहुमत के द्वारा। किस बहुमत के द्वारा? विशेष बहुमत के द्वारा ही छीना जा सकता है या संशोधन इसमें किया जा सकता है। क्लियर है? फिर आगे दूसरा पॉइंट है उसको देखेंगे, ये क्या कहता है कि मौलिक अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित है और संविधान द्वारा गारंटीकृत है, जबकि सामान्य कानूनों के संबंध में ऐसा नहीं है। याद रखिएगा कि जो फंडामेंटल राइट है वो संविधान द्वारा संरक्षित है। वो आर्टिकल 12 से लेकर के 32 में हम लोग प्रत्येक नागरिकों को प्रदान किया गया है, और साथ ही साथ ये गारंटीकृत भी है।
गारंटीकृत इसलिए है क्योंकि यदि हमारे फंडामेंटल राइट को, यदि प्रत्येक नागरिकों के फंडामेंटल राइट को छीनने का कोई प्रयास करता है, राज्य प्रयास करता है, तो क्या होता है, न्यायपालिका हमको सुरक्षा प्रदान करता है, तो गारंटी भी है ये, ठीक है ना। जबकि जनरल कानूनों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता है। क्लियर है ना। दूसरा, मौलिक अधिकारों की प्रकृति निरपेक्ष नहीं है। इसका मतलब मौलिक अधिकारों पर युक्त युक्त निर्बंधन आरोपित किए गए हैं। बिल्कुल आप समझिए इस बात को, ठीक है। मौलिक अधिकार असीमित नहीं, ठीक है। असीमित अगर होता तो फिर प्रत्येक नागरिक इसका दुरुपयोग करना शुरू कर देता, ठीक है। इसलिए मौलिक अधिकार पर उचित प्रतिबंध, युक्त युक्त का मतलब उचित प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताते हैं। जैसे कहता है आर्टिकल 25 कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने और उसकी प्रसार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है ना। ये कौन कहता है, आर्टिकल 25। लेकिन साथ ही साथ ये क्या करता है, 3 प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी लगाता है। जैसे कहता है कि भैया, यदि आपके धर्म की वजह से, ठीक है, आपके धर्म को मानने, उसको प्रचार करने और उसको प्रसार करने के द्वारा किसी का लोक व्यवस्था खराब हो जाए, या स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न हो जाए, या सदाचार शिष्टाचार की भावना को आहत हो, तो मैं इस धार्मिक स्वतंत्रता पर क्या लगा सकता हूँ, प्रतिबंध लगा सकता हूँ। क्लियर है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये क्या है, यह प्रकृति इसका निरपेक्ष नहीं है, बल्कि यह इस पे उचित भी प्रतिबंध लगाया जाता है। तो एक तरफ से धार्मिक स्वतंत्रता भी देता है, और दूसरी तरफ से धार्मिक स्वतंत्रता पर 3 प्रकार से प्रतिबंध भी लगाने का प्रयास करता है, ठीक है ना। इसी प्रकार आप देखेंगे कि एक तरफ से स्वतंत्रता के अधिकार, विचार व अभिव्यक्ति की आजादी देता है, और दूसरी तरफ से उस विचार व अभिव्यक्ति पर 8 प्रकार के स्वतंत्रता, सॉरी 8 प्रकार से क्या करता है, प्रतिबंध भी लगाने का प्रयास करता है। तो देखिए, फंडामेंटल राइट सीमित है, असीमित नहीं है। तो ये कथन, ये इसकी विशेषता है। दूसरा क्या है, मौलिक अधिकारों की प्रकृति न्यायोचित है, अतः उल्लंघन होने पर न्यायालय जाने का अधिकार प्रदान किया गया। बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल जो राइट है उसकी जो प्रकृति है जस्टिएबल है। मतलब इसका मतलब क्या है कि वाद्य योग्य है। इसको हम लोग वाद्य योग्य भी कह सकते हैं कि इसका नेचर वाद्य योग्य है। अर्थात यदि हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, तो आपको पता है कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या 226 के तहत कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, जस्टिएबल है। इसके उल्लंघन होने पर हम न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि आपातकालीन परिस्थिति में मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है। अब देखिए, विशेष परिस्थिति, जैसे आपातकालीन स्थिति जो है, जैसे राष्ट्रीय आपात अगर लगा है, राष्ट्रीय आपात अगर लगा, ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट का ही निलंबन होता है, सिर्फ और सिर्फ उसी टाइम होता है, आपातकालीन परिस्थिति में, ठीक है ना। और उसमें भी आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके, क्लियर है ना। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके क्या किया जाता है, निलंबन किया जाता है फंडामेंटल राइट का, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट सिर्फ और सिर्फ आपातकालीन परिस्थितियों में निलंबन होता है, और उसमें भी प्रत्येक नागरिक को 20 और 21 प्रदान होता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है, भारत में केवल संसद ही मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए कानून बना सकती है। देखिए, संसद को ये विशेषाधिकार प्राप्त है कि मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के संबंध में कानून बना सकता है। जैसे आप देखेंगे, एक आर्टिकल, एक संशोधन है, 42वां संविधान, सॉरी 44वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। इस 44वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, इस 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार जो फंडामेंटल राइट में था, उसको हटा के किसमें कर दिया गया,
उसको हटा करके वो संविधान के अन्य भाग में रख दिया गया, उसको अनुच्छेद 300 में डाल दिया गया। जबकि आप देखेंगे 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें जो है शिक्षा के अधिकार को क्या किया गया, शिक्षा के अधिकार को फंडामेंटल राइट अधिकार बनाया गया और इसके लिए आर्टिकल 21A को जोड़ा गया। समझ सकते हैं ना? तो ये संसद के द्वारा किया गया और संसद ही इसको, ठीक है ना, संसद ही इसके लिए परिवर्तन या कानून बना सकती है। ठीक है, थोड़ा सा ये आज देख ले, आज के लिए ये पॉइंट्स भी देख लेते हैं। ठीक है ना, कि जो भारतीय संविधान में यहाँ पे है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान व व्याख्या। ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, जो कि इस प्रकार है। और क्या क्या है? पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कहां से कहां तक? 25 से 28, और संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 30 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि कितने प्रकार का, 6 प्रकार को यहाँ पे क्या मिलेगा? फंडामेंटल राइट मिलेगा। क्लियर है बच्चों? तो आज के लिए हम लोग इतना ही, ठीक है ना। फिर कल से जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आपको क्या होगा? समानता का अधिकार और इसके विभिन्न पहलू, आरक्षण और आरक्षण से संबंधित आयोग और आगे के पॉइंट्स को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आपको फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ये आप टॉपिक बढ़िया से समझने का प्रयास करिएगा, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? चलिए, ओके, बाय।